हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अब सीरियस होने का टाइम आ गया है। आपके फाइनल एग्ज़ाम्स आपके सिर पर हैं और इतना टाइम नहीं है कि आप रिवीजन अलग करें और आप सिलेबस अलग पूरा करें। बेस्ट तरीका है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपसे बचने ही नहीं चाहिए। तो आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बनाया सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2026 के लिए, आपका सैम्पल पेपर। तो इस सैम्पल पेपर को एज अ मॉक टेस्ट हम करेंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करके सामने रख कर और फिर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं और अपने तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टा पर मुझे सम्राट बालियान के नाम से फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। 2 घंटे का समय आपको पेपर में मिलेगा। 60 मार्क्स का पेपर होगा। एटलीस्ट 2 घंटे का मिलेगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। तो आइए सेक्शन ए, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो डायग्राम को देखते हुए इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है आपको। फर्स्ट कहता है अ कम्युनिटी इज़ लार्जर देन अ पॉपुलेशन। यहाँ पर कम्युनिटी देखो, ये वाला सर्कल कम्युनिटी है। तो देखो आपके सामने बारिश स्टार्ट हो गई है। कल रिपब्लिक डे था, आप सभी को पता है। आई होप आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा अपने रिपब्लिक डे से और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड करोगे, जैसे कि कौन से फ्रीडम फाइटर्स आपको ज़्यादा पसंद आए हैं, किन्होंने वो किया था, क्यों रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस तरह की सब चीज़ें आपको सीखने में मदद करेंगी। ठीक है, यही सब इंस्टा पर मैं बात करता हूँ, इंस्टाग्राम पर बेसिकली। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक गिवन फिगर है, उसमें क्या गया है, 3 सर्कल दिए गए हैं। एक सर्कल दिखाता है पॉपुलेशन को, एक सर्कल दिखाता है कम्युनिटी को, फिर तीसरा सर्कल दिखाता है इकोसिस्टम को। तो पॉपुलेशन के ऊपर वाला सर्कल है कम्युनिटी और कम्युनिटी के ऊपर वाला सर्कल है इकोसिस्टम। तो इसमें से आपको कहा गया है कि बताना है कौन सा गलत है। तो कम्युनिटी इज़ लार्जर देन अ पॉपुलेशन, तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, पॉपुलेशन जो है उससे बड़ी है क्या? कम्युनिटी। कम्युनिटी देखो आपको दिख रही होगी, उससे बड़ी है, ये बात सही है। सेकंड, अ कम्युनिटी इज़ स्मॉलर दैन इकोसिस्टम। कम्युनिटी जो है वो किससे छोटी है? इकोसिस्टम से छोटी है, बिल्कुल सही बात है। इकोसिस्टम तो आपका और भी बड़ा है, ठीक है, फिर ये भी सही है। थर्ड, एन इकोसिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। इकोसिस्टम जो है आपका पार्ट है कम्युनिटी का? जी नहीं, बल्कि कम्युनिटी पार्ट है। देखो जो छोटा होता है वो पार्ट होता है दूसरे बड़े वाले का। तो यहाँ पर कम्युनिटी पार्ट है इकोसिस्टम का, ना कि इकोसिस्टम पार्ट है कम्युनिटी का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये आपका गलत आंसर है और आपको गलत ही ढूंढना था। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा होगा? आपको लगा देना है अपना सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है? देखो जो बिल्कुल बराबर किसी चीज़ में घुल जाए, जैसे आपको पता है शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर, तो कहीं पर जब शुगर डिज़ोल्व होने के बाद आप देखते हो तो क्या पानी में यहाँ पर ज़्यादा घुल जाएगी और यहाँ पर कम? ऐसा हो सकता है? नहीं, सब जहाँ यूनिफॉर्मली घुलती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। और ऑयल की बात करें डिज़ोल्व नहीं होता, सैंड की बात करें तो डिज़ोल्व नहीं होता, नीचे बैठ जाता है। ठीक है, और सोयल, सिर्फ सोयल का ऑप्शन है, यहाँ पर कोई मिक्सचर नहीं है। तो बेसिकली आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज़ दी। ऑप्शन ए सॉल्वेंट, सोल्यूट, मिक्सचर, रेसिड्यू। देखो किसी भी चीज़ में जब कोई दूसरी चीज़ मिलाई जाती है, मतलब पहले से किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसमें सॉल्ट मिलाओगे आप ऊपर से, तो सॉल्ट कम हुआ, पानी ज़्यादा है, तो पानी क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। सॉल्ट क्या कहलाएगा? सोल्यूट। तो इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट इज़ द सोल्यूट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 3, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ये याद कर लो, हर मिरर की अपनी खूबी है, सबकी याद कर लेना। तो यहाँ पर आपका आंसर कॉन्वेक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। द डे ऑन विच द मून इज़ नॉट विजिबल इज कॉल्ड। जिस दिन आपको मून नहीं दिखता उसको क्या बोलते हैं? फुल मून, हाफ मून, न्यू मून और गिब्बस। तो आपको पता होना चाहिए न्यू मून बोलते हैं। द डे ऑन विच द मून इज़ नॉट विजिबल इज कॉल्ड न्यू मून। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट आर कॉल्ड। देखो
लिविंग कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी हैबिटेट, तो उसको बायोटिक बोलते हैं। मतलब जो भी हैबिटेट क्या होता है, जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, तो उस घर को, उस एरिया को, उस एनवायरनमेंट को हैबिटेट बोलते हैं, जहाँ पर कोई जीवित वस्तु या जीवित ऑर्गेनिज्म रह रहा हो। ठीक है, तो वो एक तरह से उसका घर हो गया नेचुरल। जैसे कि समुद्र में रहते हैं जानवर, आपके मछली जितनी भी देखते हो आप, फिर आप जंगल देखते हो, फिर आप हवा में देखते हो, तो अलग अलग तरह के हैबिटेट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स को किसी भी हैबिटेट के बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। अर्थ सपोर्ट्स लाइफ मेनली बिकॉज, अर्थ लाइफ को सपोर्ट करती है क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, और इट हैज़ एयर वाटर सूटेबल टेम्परेचर, और इट हैज़ मैनी मून्स। तो ऑब्वियस है तो, क्योंकि यहाँ पर हवा पानी बिल्कुल सूटेबल है जीने के लिए, टेम्परेचर बिल्कुल सूटेबल है, तो इसलिए वो अर्थ जो है ये सपोर्ट करती है लाइफ को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम इन, देखो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन किस में सबसे ज़्यादा होगा? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, अगर आपके पास एक बॉक्स है कि कोई सॉलिड क्यूब है, उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? बिल्कुल पास होंगे। तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इसके अंदर होगा। अगर बात करें किसी लिक्विड की, तो इसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो थोड़ा सा दूर होंगे, जिससे कि वो मूव तो कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन एक दूसरे से टच होकर मूव करेंगे। यहाँ पर मूव ही नहीं कर सकते, ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। और एयर की बात करें तो एक पार्टिकल यहाँ है तो एक बहुत दूर होगा, एक उससे दूर, एक उससे दूर, तो एयर में सबसे कम होता है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, एयर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपको पता होना चाहिए, एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है। कंपाउंड बोलते हैं जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो एक नया कंपाउंड बन जाते हैं और एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ देते हैं, फिर नए कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ बन जाती है। ये हो गया एलिमेंट कंपाउंड, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो आपको बताया ही था मैंने, जैसे आप अगर सैंड को मडी वाटर को कह सकते हो आप, ठीक है, और सी यूनिफॉर्म मिक्सचर एयर है, तो एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिजोल्व इज़, तो एक सॉल्यूशन जिसमें कोई और ज़्यादा सोल्यूट नहीं मिल सकता, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक बार इसको समझो कि आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास पानी है, पानी में आपने चीनी मिलाना स्टार्ट किया, चीनी घुल गई, घुलती घुलती चीनी इतनी इकट्ठी हो गई, इसमें घुल गई चीनी बराबर मात्रा में, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन एक ऐसी स्टेज पर आ गया कि अगर आप और चीनी डालते हो तो वो नीचे बैठ जाती है, वो घुल नहीं पा रही और, तो वो स्टेट क्या होगी? सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो वाटर जो मिक्सचर है वो सॉल्यूशन है बेसिकली, ये क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें और ज़्यादा सोल्यूट मिला नहीं सकते हम। तो यही पूछा है आपसे, अगर किसी सॉल्यूशन में और ज़्यादा सोल्यूट मिलना बंद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। विच मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, कौन सा मिरर है जो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है? देखो कॉनकेव मिरर, पहले हमने कॉन्वेक्स की बात की थी, यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। तो कॉनकेव मिरर एक लौता ऐसा मिरर है जो कि रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीज, तो ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, ये अगर आपका मून है और आपसे कहा गया है कि वो पीरियड जब ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीज हो जाता है, वैसे तो आपका मून इस तरह से है, पर जब ये जो ब्राइट पार्ट है, ये तो देखते हो आप धरती से, जब ये इंक्रीज हो जाता है, जब ये इतना हो जाएगा और आपको चांद इस शेप में दिखाई देगा, तो ए वाइनिंग, बी वैक्सिंग, सी एक्लिप्स और डी रोटेशन। क्या आंसर आएगा आपका? वैक्सिंग। क्या कहेंगे उसको? वैक्सिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, वैक्सिंग। क्वेश्चन 13 पर आते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज इन अ हैबिटेट इज, क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज को किसी भी हैबिटेट में? पॉपुलेशन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, पॉपुलेशन। क्लियर।
14th पर आते हैं, विच लेयर ऑफ अर्थ सपोर्ट्स लाइफ, कौन सी लेयर है जो अर्थ की लाइफ को सपोर्ट करती है। आपको पता है क्रस्ट लेयर जो है वो, क्योंकि हम ऊपर ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कोर के अंदर कोई लाइफ सपोर्ट कर रही है, इस एरिया में कोई लाइफ सपोर्ट कर रही है, नहीं, बल्कि क्रस्ट पर लाइफ सपोर्ट करती है अर्थ। ठीक है, यहाँ पर अर्थ पर लाइफ रह सकती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 15 पर आते हैं, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज मेनली ड्यू टू, सोल्यूबिलिटी कब बढ़ती है किसी चीज़ की, जब डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर और स्टेरिंग। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो बेसिकली जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी बेसिकली इंक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले जो क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट इज़ द करेक्ट, और कह लो आप सूटेबल लेयर ऑफ अर्थ फॉर, जैसे आप लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है, जिस पर लैंड है, वाटर है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से एटमॉस्फेयर सपोर्ट करता है लाइफ को बाय प्रोवाइडिंग एयर, बट इट इज़ नॉट अ लेयर ऑफ द अर्थ, इट इज़ अ लेयर ऑफ, मतलब इट इज़ अ लेयर अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर आपका जो था वो क्रस्ट था। क्वेश्चन नंबर आप और 15th के और पार्ट पर आते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल को कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन ए कहता है दे आर स्टेशनरी, कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग। बी कहता है आपका दे, अच्छा ऑप्शन ए कहता है दे आर स्टेशनरी, बी कहता है दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम, और सी कहता है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग और दे कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो आपको ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन बी दे आर कंटिन्यूसली मूविंग जो पार्टिकल ऑफ मैटर को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है, वो क्या है, वे स्टेशनरी नहीं है। दे हैव नो स्पेस बिटवीन देम, ऐसा भी नहीं है, स्पेस होता है। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, बिल्कुल सही बात है। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड, नहीं वो डिवाइड हो सकते। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही तरीके से इसको डिस्क्राइब करता है स्टेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर को। सेक्शन बी पर आते हैं, अजर्शन एंड रीज़न। आपके सामने एक अजर्शन दिया गया है, एक रीज़न दिया गया है। अजर्शन सही है या गलत है ये बताना है, रीज़न सही है या नहीं है ये बताना है आपको अजर्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन ए कहता है, अजर्शन कहता है बेसिकली अ कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। क्या ये बात सही है? देखो जो गाड़ी में रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। तो ये अपने आप में क्या है, ट्रू है। रीज़न क्या है, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्या अपने आप में सही है? बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। रीज़न मतलब सही हो गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, तो ऑप्शन 16 का ए हो गया। 17 देखते हैं, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिजोल्व मोर सोल्यूट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिजोल्व नहीं कर सकता और ज़्यादा सोल्यूट को, ये तो अभी मैंने समझाया था आपको, ट्रू है। रीज़न क्या है कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद इट इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो ये बात तो अपने आप में ट्रू है, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करे, लेकिन ये रीज़न सही नहीं है हमारे अजर्शन का। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ ट्रू आर एक्सप्लेन्स ए। नहीं, बोथ ट्रू बट आर नॉट एक्सप्लेन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बोथ ट्रू है लेकिन आर सही से एक्सप्लेन नहीं करता ए को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। 18 पर आते हैं। 18 क्वेश्चन कहता है, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, आप लिख देंगे। मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर held together by interparticle forces of attraction। ठीक है, और तीसरा आप लिख देंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो 3 चीज़ लिख दिया आपने। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटीग्रल पार्टिकल
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, हमारा 18th हो गया। 19th पर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बताओ। देखो मिक्सचर जो होता है उसमें दो चीज़ जब घुलती है तो दोनों के प्रॉपर्टीज़ बदलती नहीं है, लेकिन जब कंपाउंड की बात करें तो दो एलिमेंट जब किसी पर्टिकुलर रेशो में मिल जाते हैं तो उनमें जो मिलकर नया कंपाउंड तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग थी, ठीक है। अब वो जैसे कि हाइड्रोजन एज आ फ्यूल काम करता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, कंबशन में बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन जब दोनों पर्टिकुलर रेशो में मिलते हैं तो H2O वाटर बनाते हैं जो कि ना ही जलने में मदद करता है और ना ही एज अ फ्यूल काम करता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बदल गई, तो H2O एक कंपाउंड बन गया 2 एलिमेंट से। ये आपका डिफ्रेंशिएट करना है अब आपको कंपाउंड और मिक्सचर को। अब आपने जब देख ही लिया कि हमारा कंपाउंड और मिक्सचर, तो सीन ये है कि फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस। वही मिक्सचर की बात करें, फॉर्म्ड बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि एयर में अलग अलग तरह की गैसेस मिक्स्ड है, ठीक है। और कंपाउंड की बात करें तो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना फिक्स्ड रेशो, और इसकी मिक्सचर की बात करें तो कंपोनेंट्स कैन बी इन एनी प्रोपोर्शन। Components can be in any proportion। क्लियर। अब आते हैं अपने एक और लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट एंड कॉन्स्टेंट। जो प्रॉपर्टीज़ होती है आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे मिलकर बनाया उससे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो आपके 3 पॉइंट कौन से हो गए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर फेजेस ऑफ द मून, नेम एनी 3। तो नेम आपको मून के फेजेस बताने हैं और उनका नेम बताना है। देखो मून के फेज़ कैसे काम करते हैं, आइए हाँ मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। एक फिगर बनाते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर फुल मून है और फुल मून का मतलब है फुल मून, आपको पूरा मून दिख रहा है। यहाँ पर आपका न्यू मून है जहाँ पर आपको मून नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। इससे पहले जब आपको ये आपके दिल की बातें मुझे क्यों सुनने लगी हैं। तो देखो ये आपकी एक मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर को देखकर ये चीज़ समझ जाओ कि ये तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, ठीक है, याद करने में इजी हो जाएगा। जो आपका ये फिगर है ये आपको समझाती है कि
यहाँ से स्टार्ट हुआ, मून में कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये बेसिकली आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर मून, यहाँ पर पूरा ब्लैक है मून। यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ इस तरफ को, फिर थोड़ा दिखने लगा। जब थोड़ा दिखने लगा मतलब ब्लैक पार्ट ज़्यादा है और जो विजिबल पार्ट है वो कम है, तब उसको क्रिसेंट बोलते हैं। जब वो बढ़ रहा होता है मतलब उसका जो विजिबल पार्ट है, ब्राइटर पार्ट है, वो बढ़ने लग रहा हो, तब जब उसका पार्ट जाकर बड़ा हो जाता है, जो विजिबल पार्ट है वो बड़ा हो जाता है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, गिब्बस। और जब वो कम होता है उसको बोलते हैं क्रिसेंट। इस विजिबल पार्ट के, ब्राइटर पार्ट के बढ़ते रहने को, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सिंग। और इसी को, इसके उल्टे होने को, मतलब जब इधर से ब्लैक की तरफ जाता है, मतलब कुछ नहीं दिखता, नॉट विजिबल की तरफ जाता है, पूरे विजिबल से मतलब फुल मून से न्यू मून की तरफ जाता है, उस प्रोसेस को, उस पीरियड को बोलते हैं वेनिंग, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि व्हाट आर फेजेस ऑफ द मून, नेम एनी 3। तो आपके सामने है द चेंजिंग शेप्स ऑफ द ब्राइटर पोर्शन ऑफ द मून फ्रॉम वन डे टू अनदर एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड द फेज ऑफ द मून। और न्यू मून, फुल मून और क्रिसेंट मून, आपके ये 4 फेज लिख लो। एक तो हो गया आपका न्यू मून, फुल मून और क्रिसेंट मून। क्लियर। और ये फिगर आपको याद रखने में इजी रहेगी, आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो, बनाना सीखना चाहो, याद कर लेना प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। डिफाइन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी को आपको डिफाइन करना है। देखो, पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। किसी भी हैबिटेट पे, लैंड हो या फिर माउंटेन्स हो, आपकी सी हो, ठीक है, वाटर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर अगर पॉपुलेशन की बात करें, 21 का आंसर होगा population is a group of the same type of organisms in a habitat at a given time। कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी comprises different populations पॉपुलेशन का पार्ट मान लो कम्युनिटीज़, जो बन जाती है अलग अलग पॉपुलेशंस शेयरिंग द सेम हैबिटेट। क्लियर। क्वेश्चन 22 पर आते हैं। 22 कहता है गिव एनी 3 रीजंस व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ लाइफ सस्टेनिंग प्लेनेट। क्यों लाइफ सस्टेन कर गई है प्लेनेट पर, इसके आपको क्या देने हैं, 3 रीजंस देने हैं, ठीक है। एक तो हो गया यहाँ पर टेम्परेचर सही है, एक हो गया हमारे पास वाटर है, एक एयर है। तो आप लिखेंगे 22 के लिए प्रेजेंस ऑफ liquid water present in a liquid form, suitable temperature range है for survival, और तीसरा पॉइंट हो सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है। एंड अदर essential gases in the atmosphere।
क्लियर, 3 पॉइंट्स हो गए। 23rd पर आते हैं। 23rd कहता है वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, वाई इज़ इट नॉट पॉसिबल टू हैव एन इकोसिस्टम विद ओनली प्रोड्यूसर्स एंड नो कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो बेसिकली जैसे मान लो कोई चीज़ कुछ प्रोड्यूस कर रही है, अगर सिर्फ इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होंगे और कोई कंज्यूमर या फिर डिकम्पोजर नहीं होगा तो क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि इकोसिस्टम बन पाए। देखो इकोसिस्टम में अगर मैंने कोई चीज़ प्रोड्यूस कर दी, जैसे फल फ्रूट प्रोड्यूस हो गए, तो उसको अगर वो खाई भी नहीं किसी ने तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे नेचुरली। तो वो डिकम्पोज कैसे हुए, अगर वो एलिमेंट्स ही ना हो नेचर में कि डिकम्पोज ही ना हो पाए, तो इस तरह से इकोसिस्टम नहीं चल पाता। तो आप प्रोड्यूसर्स जैसे मेक फूड, प्रोड्यूसर्स क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। विदाउट कंज्यूमर्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स वुड ग्रो अनकम्फर्टेबली और अनकंट्रोलेबली। जो मोर इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, विदाउट डिकम्पोजर डेड मैटर जो होते हैं वुड नॉट ब्रेक डाउन, और विदाउट देम एनर्जी फ्लो वुड स्टॉप एंड न्यूट्रिएंट्स वुड नॉट बी रिसाइकल्ड बैक इनटू द सॉइल फॉर प्रोड्यूसर्स टू यूज़ अगेन। देखो हमारे पृथ्वी पर से कोई चीज़ कहीं जा तो रही नहीं, अगर कोई चीज़ मर जाती है वो फिर भी यहीं पर रहती है, तो न्यूट्रिएंट्स और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वापस से सॉइल में मिल जाते हैं और दोबारा से रिफॉर्म होके कंज्यूमर यूज़ कर लेता है उसको। जैसे पहले हमने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों ने ले ली, फिर उन्होंने छोड़ दी ऑक्सीजन। तो वो एक तरह से हर चीज़ यूज़ कर रहा है सामने वाला, एक कंज्यूमर है एक के लिए तो दूसरा को डिकम्पोजर है या फिर प्रोड्यूसर है दूसरे के लिए। तो इसका आंसर प्रॉपर कैसे देंगे हम, मैं लिख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको 23rd का। तो आप प्रॉपर आंसर ऐसे लिखेंगे, प्रोड्यूसर्स जो कि बेसिकली फूड बनाते हैं बट विदाउट कंज्यूमर उनका पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, प्रोड्यूसर वुड ग्रो अनकंट्रोलेबली, और क्या होगा फिर आपका विदाउट डिकम्पोजिशंस डेड मैटर डिकम्पोज नहीं होंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे, और फिर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी फ्लो रुक जाएगा, वुड स्टॉप, एंड न्यूट्रिएंट्स वुड नॉट बी रिसाइकल्ड, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो चीज़ मर गई उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोइल में नहीं मिल पाएंगे, जिसके बाद प्रोड्यूसर उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे और इकोसिस्टम रुक जाएगा। तो अनस्टेबल होने की वजह से इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ज़रूरी हैं दोनों ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, इनको ट्रू फॉल्स बताना है आपको। फर्स्ट कहता है वी कैन ओनली सी दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट टुवर्ड्स अस। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है, हमें सिर्फ वही पार्ट दिखता है जिस पर सूरज की रोशनी टकराकर हमारी आंखों तक पड़ती है। तो अगर इस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और वो हमारे तक आ रही है, और इसके पिछले हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही, तो इधर का हिस्सा हमें नहीं दिखेगा, तभी हमें चांद की शेप इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, चांद की शेप बनाना ही कितना मुश्किल है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देती है क्योंकि इससे टकराई आ गई, इस हिस्से से टकराई आ गई, इस हिस्से से टकराई, जितना हिस्सा दिखता है उतने हिस्से पर ही हमें रोशनी टकराती हुई दिख रही होती है सूरज की। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा क्या है, ट्रू हो गया है, ट्रू। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द शेडो ऑफ अर्थ ब्लॉक्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून कॉजिंग फेजेस। तो बेसिकली आपसे कहा गया है कि जो शेडो है अर्थ की वो ब्लॉक करती है सनलाइट को फ्रॉम रीचिंग द मून। ये तो बहुत ही, अर्थ की शेडो उसकी सनलाइट को मून पर डलने से रोकती है, ऐसा नहीं है। सेकंड आपका फॉल्स हो जाएगा। दिस कॉज एन इक्लिप्स, ठीक है, नॉट फेजेस। तो ये इक्लिप्स के कारण होता है, फेजेस के कारण नहीं होता। फेजेस आर कॉज्ड बाय द मून्स पोजिशन रिलेटेड टू द अर्थ एंड सन। तो ये फॉल्स होगा। थर्ड देखते हैं, कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स विच रिपीट इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। तो ये सब चीज़ें प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये प्रिडिक्टेबल मैनर में घूम रहे हैं, इसी के बिहाफ पर हमारे कैलेंडर्स बने हुए हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो कैलेंडर्स आर बेस्ड ऑन रेगुलर एंड रिपीटिंग एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स सच एज द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड द मून्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। सिंस दीज मोशंस आर प्रिडिक्टेबल,
हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तभी हमने कैलेंडर्स बनाए हुए हैं आगे तक के भी. दे हेल्प इन मेजरिंग डेज, मंथ्स एंड ईयर्स एक्यूरेटली. सेक्शन डी पर आते हैं. लिटरेचर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 25. Explain the following terms with suitable examples. Unsaturated solution, saturated solution, dilute solution, concentrated solution, solubility. तो आपको saturated solution बताया था मैंने, उसका विपरीत unsaturated solution होगा जिसमें solute अभी घुल सकता है. dilute solution, concentrated और solubility ये बताना आपको बाकी है. आइए ये आपको क्लियर कर देते हैं. देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट और डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, जो टेम्परेचर गिवन है पहले से उसमें ही बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. तो हम लिखेंगे प्रॉपर आंसर. तो जैसे मैंने बताया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके सामने है. इसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और भी ज़्यादा कुछ मिलाए तो घुल जाएगा, जैसे कि आपने सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड unsaturated solution. If अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे if I add 1 spoon of sugar to a glass of water and it dissolves completely, उसके बाद भी you can still add more sugar और solution is क्या कहलाएगा unsaturated, ठीक है. और वहीं saturated जिसमें अगर आपने कुछ मिलाया फिर उसके बाद कुछ नहीं घुल सकता, सॉरी फंबल कर गया मैं, एंड उसके बाद कुछ नहीं घुल सकता, स्टॉप्स डिसॉल्विंग. और क्या होता है नीचे बैठना स्टार्ट हो जाता है. आपने इतनी चीनी मिला दी कि उसके बाद मिलनी बंद हो गई, नीचे बैठनी स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है आपका. फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन पर आते हैं. कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब एक ग्लास पानी में अगर थोड़ा सा एक चुटकी नमक आप गिर दोगे तो उसका मतलब है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है. अ ग्लास ऑफ वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये एग्जांपल हो गया आपका. इसके बाद आपके पास 2 सॉल्यूशन और आते हैं. 2 चीज़ें और आपको कही गई थी, एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और एक सोल्यूबिलिटी क्या होती है. तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुला होता है किसी भी सॉल्वेंट में. मतलब अगर आप एक जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, वाटर विद सेवरल स्पून्स ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट इज़ कॉल्ड बेसिकली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. लेकिन हाँ वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कि वो नीचे बैठने लगा है तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा. कंसनट्रेटेड है ज़्यादातर सोल्यूट की बहुत ज़्यादा मात्रा. सोल्यूबिलिटी बेसिकली वो होती है कि सेम इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट घुल सकता है किसी सॉल्वेंट में, मतलब कितना नमक पानी में घुल सकता है पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर. जैसे एट अ रूम टेम्परेचर अबाउट 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम सॉल्ट घुल सकता है जो आपको टेम्परेचर दिया गया है रूम टेम्परेचर पर. तो ये कहलाएगा क्या, ये रिप्रेजेंट करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर एट दैट टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर किया आपने. 5 नंबर का क्वेश्चन अपना 26 पर आते हैं. 26 कहता है एक्सप्लेन द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ए बी सी डिफरेंट पोजिशन के लिए कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन को दिखाना है. पहले व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, दूसरा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार फ्रॉम द मिरर. ठीक है, ये दोनों दिखानी है. फिर फॉर ईच केस मेंशन करना है आपको नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज, और ड्रॉ करना है नीट एंड लेबल रे डायग्राम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी इस तरह के क्वेश्चंस की. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 था आपका. अब आते हैं हम जो आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको ये आंसर्स कैसे मिलेंगे. देखो पहले तो आप ये चीज़ याद कर लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर इन्फिनिटी पर है तो पोजीशन कहाँ पर बनेगी, पोजीशन कहाँ पर बनेगी. ये मैं ले लेता हूँ पेन का कलर पर्पल. इन्फिनिटी पर है तो पोजीशंस लिखी हुई हैं ऑब्जेक्ट की ये सारी. ठीक है, उसके बाद इधर पोजीशंस लिखी हुई है, कहाँ पर इमेज बनेगी. ठीक है, साइज लिखा हुआ है इमेज का. ठीक है, और नेचर ऑफ द इमेज लिखी हुई है. ये 3 चीज़ आपसे पूछी है, ये चीज़ आपको दिखाई गई है. तो अब आप देखेंगे कि अगर फोकस पर है इमेज
इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। एट सी है तो एट सी पर ही बनेगी। अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी बनेगी। एट एफ है तो एट इन्फिनिटी बनेगी। बिटवीन पी एंड एफ है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इस चीज़ को याद कर लेना है ड्रॉ कर करके। साइज़ कैसा होगा, जब इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगा फोकस पर। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आपसे कहा गया है इन द रे डायग्राम ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट करता है इमेज को, सी सेंटर ऑफ द कर्वेचर होता है, एफ प्रिंसिपल फोकस होता है और पी पोल होता है, आपको पता ही है। तो अगर वेरी क्लोज टू द मिरर रखते हैं तो रे डायग्राम आपको कैसा बनाना होगा, ऐसा। इसमें आपको ये स्ट्रेट लाइन बनाई, उसके बाद वेरी नियर टू दी मिरर, वेरी क्लोज टू द मिरर का मतलब है एफ के बाद यहाँ पर ये आपकी इमेज हो गई। ये आपकी, कलर नहीं आ रहा यार कोई, हाँ ये आपकी इमेज हो गई। इसके बाद आपने देखा कि जब वेरी क्लोज होगी मतलब एट एफ बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और एफ के बीच में होगी, बिटवीन पी एंड एफ की बात करें इसकी, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो बिहाइंड द मिरर बनी इस तरफ, एनलार्ज्ड बनी इससे बड़ी बनी, और रियल एंड इरेक्ट बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। ठीक है, तो आप ये डायग्राम याद करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसे प्रैक्टिस करोगे। जब आपने यहाँ इमेज रखी, यहाँ से सी से एक लाइन गुजारोगे आप जो इसके ए पॉइंट को छूते हो जाएगी, जो इधर जाकर निकल जाएगी। फिर आप दूसरी लाइन बनाओगे जो ए को आर से पी से मिलाकर यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट करोगे सेम एंगल पर, तो फिर ये इधर ऊपर जाकर मिलेगी और जहाँ पर मिलेगी वहाँ से हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम अपनी इमेज बनाते हैं, जो कि कैसी बनेगी, नेचर कैसा होगा इस इमेज का, वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा, साइज़ कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा और बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। सेम इसी तरह से अगर फार फ्रॉम मिरर रखें, मतलब बियॉन्ड सी रखें, एट इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी की पोजिशंस एट द फोकस, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है, देखो हमारी इमेज, ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड है एट इन्फिनिटी, एट द फोकस इमेज बनेगी। साइज़ कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज होगा। एक सेकेंड, देखो हाँ, अब हमने बियॉन्ड सी रखी, इसके बाद हाईली डिमिनिश्ड, और अगर हम यहाँ पर रखें इन्फिनिटी पर तो ये छोटी सी बनेगी और फोकस पर बनेगी। ठीक है, और अगर बी की बात करें, सेकंड के बी पार्ट की, तो ये हमने व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, फार फ्रॉम द मिरर फॉर ईच केस, और ड्रॉ करना है नीट एंड क्लीन डायग्राम। और इसका बी पार्ट भी है क्या, नहीं, तो हमने ये एक्स्ट्रा आपकी इमेज वहाँ से उठाई है एनसीईआरटी से, तो उसमें एक दिखाई गई है बियॉन्ड सी कहाँ पर बनेगी, तो बियॉन्ड सी यहाँ पर बनेगी आपके सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, ये भी ऊपर लिखा है कि बियॉन्ड सी इमेज कहाँ बनती है, सी एंड एफ के बीच में। देखो डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो ये रियल बनी और इन्वर्टेड उल्टी बनी। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर भी लिख लेंगे। इसका नेचर कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेचर होगा रियल इन्वर्टेड, साइज होगा डिमिनिश्ड और पोजीशन ऑफ द इमेज होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट और नियर फोकस, या तो फोकस पर या फोकस के पास, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस दिखा दिए कि फार फ्रॉम मिरर का मतलब है या तो इन्फिनिटी पर, या तो फार फ्रॉम मिरर इन्फिनिटी पर होगी, या बियॉन्ड सी भी कंसिडर कर सकते हैं कुछ बच्चे, तो दोनों ही बना सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कंप्लीट हुआ, 27 पर आते हैं। क्वेश्चन 27 कहता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी आपकी ये है कि रिया वॉज प्रिपेयरिंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS एट होम। शी एडेड शुगर एंड सॉल्ट टू ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टर्ड इट वेल। Both sugar and salt dissolved completely and the solution tasted the same in every sip. When she added more salt, some of it remained undissolved at the bottom of the glass. आंसर करने इसके भी यहाँ पर क्वेश्चंस के।
देखो आपसे कहा गया कि रिया ने एक ग्लास में पानी वो मिलाया, क्या ORS बना रही थी, उसने शुगर और सॉल्ट एक साथ मिलाया जिसके अच्छे से मिक्स किया और फिर उसने देखा कि और सॉल्ट मिलाने पर वो नीचे बैठने लगा, डिज़ोल्व नहीं हो रहा था। तो इसके बिहाफ पर पहला क्वेश्चन का आंसर क्या मिलता है आपको कि आइडेंटिफाई द सोल्यूट एंड द सोलवेंट इन दिस सॉल्यूशन। सोल्यूट और सोलवेंट को आइडेंटिफाई करो। तो सोल्यूट क्या है, बेसिकली शुगर एंड सॉल्ट, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक है, बी पर बात करें, वाई डज द ORS टेस्ट द सेम इन एवरी सिप। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। आपको क्या हर सिप में सेम टेस्ट क्यों आ रहा था, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है उसमें हर चीज़ मतलब सॉल्ट भी और शुगर भी बहुत अच्छे से घुल चुकी थी। ठीक है, तो असैचुरेटेड बिकॉज द शुगर एंड सॉल्ट आर, अब देखो घुल चुकी थी तो हर जगह इक्वल होगी। अब हर जगह इक्वल होगी तो आप क्या लिखेंगे, जब कोई चीज़ हर जगह इक्वली घुल गई है तो आप कहोगे उसे यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई है। तो आप आंसर लिखेंगे, आइए ब्लू कलर से, इससे ग्रीन से लिखते हैं, बिकॉज द sugar and salt are uniformly distributed throughout the solution. Making it is a homogeneous solution. मतलब हर जगह से बराबर उसमें मात्रा में चीज़ें घुल गई हैं, इसलिए वो कोई भी सिप मारे उसमें सेम ही टेस्ट आता था। ठीक है, सी कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर। तो इस गिवन टेम्परेचर पे जब और कोई सोल्यूट मतलब चीनी या सोल्ट नहीं घुल पा रहा है तो किस तरह का सोल्यूशन बन गया है। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। डी की बात करें तो पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इफ़ द सॉल्यूशन इज़ हीटेड। अगर हम सॉल्यूशन को गर्म कर दें, हीट कर दें, तो जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट उसमें नीचे बैठ गया था उसका क्या होगा, और रीज़न भी दो इसके पीछे। तो देखो अगर हम उसको ऑन हीटिंग क्या होगा, मोर सॉल्ट विल dissolve in the solution, dissolve in the solution because the solubility of most solids increases with increase in temperature। मतलब अगर आप किसी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है और आप उसमें और ज़्यादा हीट ऐड कर दोगे तो थोड़ा उसका जो बेसिकली सोल्यूबिलिटी लेवल है वो और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका जो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मोस्ट सॉलिड्स मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं अपनी सोल्यूबिलिटी को विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, डी पार्ट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है वही सेम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आइए केस पढ़ लेते हैं अपना। केस कहता है राहुल विजिटेड अ साइंस म्यूजियम वेयर ही सॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स। जहाँ उसने बहुत सारे कर्व्ड मिरर्स देखे। व्हेन ही स्टूड क्लोज
टू वन मिरर, जब वो किसी एक मिरर के पास खड़ा हुआ, हिज फेस अपीयर्ड एनलार्ज्ड, उसका फेस बहुत बड़ा दिखाई दिया उसे, एंड अपराइट और अपराइटेड. इन अनदर मिरर हिज इमेज वॉज ऑलवेज स्मॉलर एंड अपराइट इवन व्हेन ही मूव्ड क्लोज और फार्दर. अगर वो दूर भी जाए या पास भी आए, उसका उस इमेज, उसका उस जो भी बेसिकली मिरर था उसमें अपराइट ही दिख रहा था उसका इमेज. ठीक है. अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ मिरर फॉर्म्स एन एनलार्ज्ड एंड अपराइट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू इट. तो जब किसी, कौन से ऐसा मिरर है जिसके पास अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका जो इमेज है वो कैसी दिखती है, एनलार्ज दिखती है और अपराइट दिखती है. तो इसका आंसर है, आपको याद कर लेना है बेसिकली, कॉनकेव मिरर. क्लियर. ऑप्शन बी पूछता है विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड एंड अपराइट इमेज. अब ये चीज़ भी आपको याद करनी है कि डिमिनिश्ड और अपराइट इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर. अब सी पर आते हैं. राइट वन यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर इन डेली लाइफ. तो कॉनकेव मिरर का डेली लाइफ में कौन सा एक यूज़ है, हम इसको यूज़ करते हैं यूज्ड एज अ शेविंग मिरर. यूज्ड एज अ इतनी गंदी राइटिंग आ रही है, मिरर और मेकअप मिरर to see an enlarged image of the face. ठीक है. डी पूछता है आपसे राइट टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इन डेली लाइफ. कॉन्वेक्स मिरर के दो यूज़ बताने हैं आपको. फर्स्ट हो सकता है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, और दूसरा हो सकता है आपका सिक्योरिटी मिरर्स इन शॉप्स एंड रोड बैंड्स. आपने देखे होंगे रोड बैंड्स पर ऐसे गोल गोल मिरर लगे रहते हैं उभरे हुए, जिसमें आपको व्यू अलग दिखता है, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब बड़ी, बहुत छोटा छोटा दिखता है लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है, वही कन्वेक्स मिरर होता है. ठीक है. तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन नंबर 28 को कंप्लीट किया. आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी. इस तरह से आपको पीडीएफ आपकी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगी. अगर आपको मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए. तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पर नए हो, और आप ये बात ध्यान रखो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मैन मेक्स प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तब तक प्रैक्टिस भी आपको परफेक्ट नहीं बनाएगी. तो हमारे लिए क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और नए हो तो फैमिली को ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो. बाय बाय दोस्तों. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. और हाँ, आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट की वीडियो आ जाएगी आज. बाय.